हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं जून 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है और उसी आंसर की के आधार पर आज हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका जून का एग्ज़ाम है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर प्रश्न नंबर 51 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 51 है आपका कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर से संदर्भित निम्न पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर मातादीन के हैं। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। तो ये बिल्कुल इंस्पेक्टर मातादीन के द्वारा ही जो है ये कथन बोला गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। मैं जीवन भर इन्हीं श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, ये कथन नहीं है। अब बाकी टर्म का वेतन जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, ये कथन जो है ये भी इंस्पेक्टर मातादीन का नहीं है। हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ये भी बिल्कुल सही है। आप बेफिक्र रहें पैक्टसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। ठीक है, तो ये भी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो है उसके द्वारा नहीं बोला गया था। आपसे सिर्फ और सिर्फ मातादीन के कथन जो थे वही पूछे गए थे। तो आपका ऑप्शन ए और डी यानी कि आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही होगा। ए और डी बिल्कुल सही होगा। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है मैं प्रश्न बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है कि भीख मांगे तो भीख मंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति ये उद्गार किसके हैं? होरी, धनिया, गोबर या फिर सिलिया। तो ये कथन, ऐसे वाले कथन जो हैं ये धनिया के हैं। आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है हमारे पास। आपको सुमिलित करना है। देह दुल्हिया के बड़े कानन चारी नैन मृग भरे भौन में करत है, चितवन रखे दिगन की। हांसी बिन मुस्किन नैनुन ही सब बात, ज्यों ज्यों जोबन ज्योति और नागर नरुन शिकार। अगर यहाँ पे आपको बताना है 53 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है। तो 53 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। 53 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 जो है ये आपका बिल्कुल, यार पेन ही नहीं आया। ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा आपका 53 का। यानी कि आपका ए जो है ये नागर नरुन शिकार, बी का हो जाएगा 3 जो जो जोबन ज्योति, सी का नैनुन ही सब बात और डी का जो है वो आपका बनना जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 54 है आपका कि मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? भाई बहुत इजी प्रश्न था और बहुत ही अच्छे वाले प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्रश्न बहुत टफ थे या कुछ। आपकी ये जो किताब थी उसमें बिल्कुल ये दिया भी गया है आपका। ठीक है, 54 का जो सही आंसर होगा ये धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी 3 अंकों में। ठीक है, धर्मयुग पत्रिका में। 55 प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य बताना है आपको? असत्य कथन की पुष्टि जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 आपका असत्य कि इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। 3रे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। पुस्तक का निर्माण या समर्पण डॉक्टर राजेंद्र के नाम है और पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ था। बाकी तीनों ही जो आपके कथन हैं ये बिल्कुल सही होंगे। आपकी ऑप्शन दूसरी जो है 3रे अध्याय का शीर्षक जो ये भारतीय संस्कृति और यूरोप है, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आपका जो तीसरा जो आपका अध्याय है वो है आपका हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ये जो भारतीय संस्कृति और यूरोप है ये आपका चौथा अध्याय है। ठीक है, पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ये कौन सा है यार? ये कौन सा है आपका? चौथा अध्याय है, ना कि ये तीसरा है। तीसरा जो है वहाँ पर आपका इस्लाम आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। पहला जो अध्याय था आपका भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव था। दूसरा प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह था। तीसरा हिंदू संस्कृति और इस्लाम था। चौथा भारतीय संस्कृति और यूरोप था। यूरोप बिल्कुल अंत में आता है, ना कि बीच में आता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्न में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। उत्तर आधुनिकता से संबंधित आपसे कथन जो है यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, कि उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है। ये बिल्कुल सही है, बहुत बार हमने इसको क्लास में डिस्कस भी किया है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है, बिल्कुल भी नहीं। जो उत्तर आधुनिकता है उसमें ईश्वर को सर्वोपरि नहीं माना है, बल्कि वहाँ पर ईश्वर को जो है वो सर्वोपरि ना मानकर उसको गौण रूप में रखा गया है। तीसरा है आपका कि इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है, ये बिल्कुल सही है। आगे है उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदवाद की एक शाखा है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आधुनिकता की समक्षता का नकार है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 का आंसर A, C और E ये बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 57 है कि उठ जाग मुसाफिर उत्तर फाल्गुनी के आसपास मजदूरी और प्रेम नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों को सुमिलित करना है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से प्राय साधु होते हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापों की आंखों में प्रकाश होता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। उठ जाग मुसाफिर आपका ऑप्शन बी, जवानी की आंखों में। उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो है आपका जवानी, मजदूरी और प्रेम ये हल चलाने वाले के जीवन के बारे में, और अल्पज्ञ पिता जो है आपको पता है ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है कि आपको यहाँ पर सुमिलित करना है। सीता है, सीता को तो हर बार ही पूछ रहे हैं यार, इस है ना, इसकी उम्र को भी याद रखना, 10 वर्ष है, पिछली बार भी पूछा गया था इसको, है ना। सीता है, किरण है, चंदा है और अनीता है। ठीक है, किरण, सीता की बात करें तो सीता जो है आपकी दुलाई वाली में आती है, किरण आपकी कानों में कंगन आती है, चंदा आपकी जो है वो राजा निर्वंशिया में आती है, अनीता आपकी राही में आती है। राही यहाँ पर जो है वो मंगरोरी जाति की होती है। राही को जो है वो 1 वर्ष की जेल होती है। 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। पति को जो है वो पुलिस मार मार कर जो है इसकी हत्या कर देती है। ठीक है, और अनीता जो होती है यहाँ पर ये स्वतंत्रता सेनानी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है आपका कि सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है शेरे, दाऊद खां, शाहनी या ददन मियाँ। तो 59 का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 4, ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। ददन मियाँ इसमें जो है कहीं भी और भी पात्र नहीं आते हैं। आगे 60 प्रश्न है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है। नारायण दास, गोवर्धन दास, महंत का या फिर राजा का कथन। ठीक है, तो आपको पता है कि ये महंत कहते हैं अपने दोनों शिष्यों को। नारायण दास और गोवर्धन दास ये दोनों ही इसके शिष्य होते हैं। गोवर्धन दास लालची प्रवृत्ति का होता है, जबकि नारायण दास जो है ये संतुष्ट प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो ये महंत दास अपने दोनों शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। लाला श्रीनिवास दास है, राधाचरण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट हैं आपके। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं। प्रश्न नंबर 61, ठीक है, आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने आपका प्रद्युमन विजय लिखा है। लाला श्रीनिवास दास का आपका प्रहलाद चरित्र है। राधाचरण गोस्वामी जो हैं इन्होंने अमर सिंह राठौर, और बालकृष्ण भट्ट जो है ये आपका दमयंती स्वयंवर है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है। मैला अंचल के अनुसार मैरीगंज गांव से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य बताना है। मैरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था, बिल्कुल भी नहीं। ये इन्होंने अपनी बहन के नाम पर बिल्कुल भी नहीं रखा था, बल्कि अपनी पत्नी मैरी के नाम पर ही रखा था, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे कि मैरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे है गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ये बिल्कुल सही है। उपन्यास के प्रमुख दलों की, वैसे तो यहाँ पर बहुत से दल हैं जो हैं वो बने हुए हैं, पर प्रमुख दल में जो है वो आपके 3 ही आते हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव टोली के लोग। ठीक है, और उसके बाद गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, तो आपका
अच्छा, ये डी वाला ऑप्शन रह गया कि उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति थे, ये भी बिल्कुल सही है। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है सी और डी, सी और डी ये बिल्कुल सही होगा, बाकी आपके कथन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सत्य कथन आपका ऑप्शन 3 जो है सी और डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 63 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं, आपको बताना है। ठीक है, अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पंक्तियाँ लिखी हैं? एक नार पिया को, भानी तन बाको, सागर ज्यों पानी, ये बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, सूनी सेज पिया साइले पीऊ बिनु धार, ये नहीं है इनकी। एक नार ने अचरज किया, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सी। और चाम मांस बांके नहीं, नेक हाड़ हाड़ बांके छेद, ठीक है, ये भी आपकी जो है वो इन्हीं की है। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन 3 जो है ए सी और ई ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है आपका कि डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है। भाई क्लास में मैंने हर एक प्रश्न आपको डिस्कस किया हुआ है। हिंदी नवजागरण मैंने बहुत अच्छे से की, बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद था। मैं आपको बताऊंगी, मैं इसके बाद स्क्रीनशॉट डालूंगी, मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ से मैंने वो आपके पॉइंट जो थे वो हाईलाइट किए हुए थे। पेपर से एक दिन पहले भी मैंने इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था कि मुख्य रूप से जो 2 नवजागरण आपके हुए थे, ठीक है, एक बांग्ला नवजागरण था, एक आपका महाराष्ट्र नवजागरण था। जो बांग्ला का नवजागरण था ये बुद्धिवाद पर ही आधारित था। ठीक है, तो ये आपका कथन जो था ये बिल्कुल सही था। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, तो ये भी बिल्कुल सही था आपका। ठीक है, ये 1857 का स्वाधीन जो संग्राम हुआ था उस पर आधारित था। मैंने जब ये लगाई थी मैराथन, उसमें मैंने सारा बताया था। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय ब्रिटिश राज का विरोध था, ये बिल्कुल भी विरोध क्यों करेंगे, वो विरोध की तो बात ही नहीं थी, जबकि वो बोलते थे कि इन्हीं के मतलब जो अंग्रेज हैं उन्हीं उनको अपना एक कारण मानते थे, तो वो विरोध कैसे कर सकते थे। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद तमिल का नहीं था, ये सुधारवाद इनका नहीं था। ठीक है, और केरल नवजागरण ये बुद्धिवाद था, नहीं, ये बांग्ला का था सार तत्व बुद्धिवाद, जबकि इनका नहीं था। मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है वैचारिक पृष्ठभूमि में आपके। ठीक है, शुरुआत में जो आपके नवजागरण होते हैं ना, तो वो कहाँ कहाँ पर जो थे वो आपके नवजागरण शुरुआत में जो थे वो आपके हुए थे, है ना। तो ये हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया था क्लास में। ठीक है, अब आपने पता नहीं इसको कितना याद रखा कितना नहीं याद रखा, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए जो है ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 है आपका कि तुम सभ्य हो, मार्केट जितना 7 सागर पार है, पर ग्राम की वे हाट भी उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियाँ भारत भारती के निम्न में से किस भाग से, भाई मैंने भाग भी आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए थे। कृषि और कृषक जो है ना आपका, ठीक है, इसमें से ये कथन था आपका। कृषि और कृषक में ही तो मार्केट का जिक्र हुआ था। बाजार का जिक्र, बाजार कहाँ लगेगा, जहाँ आपकी मार्केट होगी वहीं पर बाजार लगेगा, वहीं पर ही आपके जो है वो मार्केट होगी जहाँ कृषि और कृषक की बात होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है 65 का 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 है आपका कि ठाकुर है, यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों को आपको सुमिलित करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 है आपका कि ठाकुर है, मतीराम है, घनानंद है और बोधा है। ठीक है, यहाँ रैन दिन घुटो करे प्राण झरे, दुखिया अखियाँ झरना सी, अति छीन मृणाल की तुरा हुते, तिही ऊपर पाँव दे आवनो है, हम तो पार नहीं भई सो भाई, तुम तो सुधरो सखियो सिंगरी, और जो जो निहारिये है नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। अब आपको बताना है कि इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन है, तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, देखते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कम कर देती हूँ, है ना। आपकी ठाकुर की जो पंक्ति थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन 3 ठाकुर की जो पंक्ति है आपकी कि हम तो पर नारी भई सो भई, तू तो सुधर सखिया सिगरी, हम तो पर नारी के ही द्वार पर खड़े हैं, पर तू खुद तो सुधर जा, क्योंकि तू तो ठाकुर है। ठीक है, मतीराम की बात करें तो जो जो निहारिये है नैनन, नैनन शब्द को पकड़ो, ठीक है, और निखरे शब्द को पकड़िए, तो ये आपकी पंक्ति
ये किसकी होगी, मतीराम की। फिर घनानंद की बात करेंगे कि रैन दुखा करे प्राण झरे दुखियाँ अखियाँ झरना सी, ये घनानंद की है। और बोधा की अति छीन मृणाल के, तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है 66 का 2। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 है आपका कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लिखित चिट्ठों का सही क्रम। मैंने पेपर की जो पीछे वाली रात थी ना, उस दिन भी मैंने आपको यही चीज़ें करवाई हैं सारी। बनाम लार्ड कर्जन, बंग विच्छेद, वायसराय का कर्तव्य, सर सैयद अहमद का खत था, लॉर्ड मिंटो का स्वागत था। तो आपको इस निबंध में बताना है कि ये जो है सही क्रम इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 67। ठीक है, तो सबसे पहले जो था आपका क्या आना था, सबसे पहले आपका बनाम लार्ड कर्जन आने थे। यार पेन क्यों चला जाता है, बनाम लार्ड कर्जन आने थे। ठीक है, उसके बाद वायसराय का, क्योंकि कर्जन का ये कर्तव्य था। ठीक है, फिर बंग विच्छेद आना था आपका, उसके बाद आपका लॉर्ड मिंटो का स्वागत आना था, लास्ट में आपका आना था सर सैयद अहमद खां का खत। और इतनी बार मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर यूट्यूब के शॉर्ट पर डाला हुआ है, क्लास में बहुत। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, गैंग्रीन, जयदोल, होली बोन की बत्तखें हैं, कलाकार की मुक्ति है और विपदगाह है। हमें इनको जो है कहानियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। गैंग्रीन 1934 ईस्वी है, जयदोल ये 2011 है, होली बोन की बत्तखें 1947 ईस्वी में है, विपदगाह आपकी 1937 ईस्वी में है। ठीक है, तो ये इनका प्रकाशन वर्ष है। इसी हिसाब से हमारा सबसे पहले विपदगाह ही आएगा, ऑप्शन ई। तो ई एक ही जगह दिया है, आराम से निकलने वाला क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले आएगा आपका विपदगाह, फिर आएगा आपका गैंग्रीन, फिर आएगा आपका होली बोन की बत्तखें, फिर आएगा आपका जयदोल और लास्ट में आपका आएगा कलाकार की मुक्ति। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ई और किसी भी जगह नहीं दिया है, वेरी इजी प्रश्न है, कोई टफ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है आपका, तो प्रश्न नंबर 69 को भी चलिए करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा। यहाँ पर काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है प्रश्न नंबर 69 में। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में इनको लगाओ। काव्य भाषा का सिद्धांत है, अभिव्यंजनावाद है, उदात्तता का सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है आपका, और मूल्य सिद्धांत है। भाई इजी प्रश्न है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आपको बताना है काव्य भाषा का सिद्धांत किसका है, ये आपका वर्ड्सवर्थ का है। स्वच्छंदवाद और काव्य भाषा का सिद्धांत ये दोनों ही जब आप डिटेल पढ़ते हैं वहाँ पे आता है। और वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है, तो वर्ड जब आए थे तो 1770 के आए थे, 1770 ईस्वी में। अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का है, 1866 में क्रोचे का जन्म हुआ है। उदात्तवाद का सिद्धांत आपका लोंजाइनस का है, लोंजाइनस उदात्त थे 1 से दूसरी शताब्दी। विरेचन सिद्धांत आपका अरस्तु का है, अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी। और मूल्य सिद्धांत आपका आइए रिचर्ड्स का है, रिचर्ड का जन्म जो है 1893 ईस्वी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले आपका जो है वो विरेचन सिद्धांत आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपके अरस्तु ही आएंगे। ठीक है, अरस्तु का है ये आपका विरेचन सिद्धांत, त्रासदी विरेचन सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का है। फिर उदास सिद्धांत आएगा आपका लोंजाइनस का 1 से दूसरी शताब्दी। फिर आएगा आपका काव्य का अभिव्यंजना, काव्य भाषा का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का। उसके बाद आपका आएगा अभिव्यंजनावाद क्रोचे का। और उसके बाद आएगा मूल्य सिद्धांत, जो मूल्य कौन देता है, तो रिच लोग होते हैं ना, रिचर्ड, वही जो है वो मूल्य देते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है आपका, निम्न काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। परिमल है, भारत भारती है, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन है और उर्वशी है। कोई इनका ये नहीं है। परिमल का प्रकाशन वर्ष, परिमल ने उन्नति कर ली थी 1929 ईस्वी में। भारत भारती जो थी वो हमेशा बाहर बैठी रहती थी 1912 ईस्वी में। अकाल में सारस, हमें एक नहीं बल्कि 8 सारस हमें अकाल में दिखाई देते हैं। पहाड़ पर लालटेन लेकर जाओ तो उसको कस कर लेके जाओ, कस कर यानी कि 1981। और उर्वशी को तो लोगों ने काट काट के रखा यानी कि 1961।
तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 है कि निम्न में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित आपको कथन बनाना है कि बताना है। मनोविश्लेषण जो है आपका शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस शब्द का पर्यायवाची है। ये बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, पहले ही लगते हाथ में ही आपको जो था ये प्रश्न दिया गया है वहाँ पे कि मनोविश्लेषणवाद शब्द जो है वो अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी प्राय है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और इप्टिस ये इडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। देखो ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसको तो आप वहीं पर, इसको तो आप यहीं पर ही काट दो, ये बिल्कुल गलत है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार सप्रयोजन होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कहते थे कि मानव बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता है। फ्रायड यानी कि आपके सिगमंड फ्रायड, मैंने आपको बताया था ना, ये कंसेप्ट था ना यहाँ पे कि आपके जो सिगमंड फ्रायड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बताती हूँ चीज़, है ना। मैंने आपको बोला था कि आपके जो सिगमंड फ्रायड हैं, इनका जन्म हुआ है 1856 ईस्वी में। इनके दो शिष्य आते हैं, एक आपका एडलर आता है, ठीक है, जिनका जन्म जो है 1870 ईस्वी में हुआ है, और एक आपके युंग आते हैं जिनका जन्म जो है वो 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने की थी। अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि आपके जो एडलर है ना, ठीक है, एडलर ने क्या बोला था, एडलर जो थे ये लिबड़ो अथवा कामवृत्ति से अधिक जो थे ये अहम को महत्व देते थे। पहली पहली लाइनें हैं, कुछ भी इसमें मतलब टफ नहीं पूछा गया था। और एडलर ने ही मनोविज्ञान में आत्मस्थापना की प्रवृत्ति की बात जो थी वो इन्होंने प्रमुख जो थी वो मानी थी, बल्कि कामवृत्ति को उन्होंने महत्व नहीं दिया था। युंग जो थे, युंग ने क्या किया था, युंग कहते थे कि मतलब युंग कहते थे लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ जो है ये जो फ्रायड थे ना, उनकी कामवृत्ति और एडलर की आत्मस्थापना प्रवृत्ति दोनों के रूप में जो है वो संभव किया गया था। मैंने आपको सब ये पढ़ाया हुआ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या बोलता है। ठीक है, तो हमने दूसरे को काट दिया है, खुद आंसर निकलेगा। हम एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, थोड़ा सा इसको काटो। फ्रायड का मानना है कि ये बिल्कुल सही है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा ही बोला था। युंग ने इदम ईगो सुपर ईगो की परिकल्पना की थी, नहीं थी। युंग ने इदम ईगो सुपर ईगो की कल्पना नहीं की थी, बल्कि आपके सिगमंड फ्रायड ने जो थी वो आपकी इदम अहम परहम और आपकी सुपर ईगो इसकी परिकल्पना जो थी वो आपके सिगमंड फ्रायड ने की थी, ना कि युंग ने। युंग तो इनके शिष्य थे, उन्होंने नहीं की थी, है ना। ये क्या बोलते थे, एक चीज़ को मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि फ्रायड कहते थे कि मतलब जब भाव अधिक प्रबल हो जाते हैं तो कई मानसिक स्नायु रोग हो जाते हैं, कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं। अब रोग भी मैंने आपको बताए थे, जैसे हिस्टीरिया, खंडित व्यक्तित्व, अपराध भावना आदि, है ना। तो ये भी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल बनेगा कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार जब प्रबल होने पर कई मानसिक, जब हमारा जो मन है वो अधिक प्रबल हो जाता है तो कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं। निम्न में कौन से रोग जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, बन सकता है ऐसा प्रश्न, हाल फिलहाल में अभी बना नहीं है, पर ये सब प्रश्न मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं और वही आपको बिल्कुल देखने को भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 है कि तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है ना। ये कहानी है आपकी, और मैंने पूरी कहानी आपको ये पढ़ाई है, मैंने यूट्यूब पे आपको डालकर भी दी थी कि आप इसको बिल्कुल देखें। मैंने आषाढ़ का एक दिन डाला था, मैंने आधे अधूरे वहाँ पर डाला था, चंद्रगुप्त डाला था, एक और द्रोणाचार्य, मतलब जो मेरे से जितना पॉसिबल हो सका है मैंने सब आपको दिया है। ठीक है, हाल फिलहाल में आपको अभी और भी देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से करते हैं तीसरी कसम कहानी का प्रश्न। यहाँ पे देखते हैं कि चलो भैया जान बची तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी। दूसरा है इस हीरा मन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शारस्त में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद जो है वो होता है। अब आपको याद है ये वाला जो कथन था, ये कहाँ बीच वाले मतलब थोड़ा सेकंड लास्ट में ये प्रश्न क्वेश्चन जो था ये लाइन दी गई थी। और इस बार जन्नी सवारी औरत है, ये चंपा का फूल जब से गाड़ी में बैठी है महक महक रही है। और इसने चंपा का फूल इसको बोला था। इस हरदम रुपया पैसा रखेगा, रुपया क्या करेंगे चादर का। आपको जो है वो क्रम से इन पंक्तियों को लगाना है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले जो आपकी पंक्ति आएगी यहाँ पर ना, इसकी बात करें तो सबसे पहले यही है कि चलो यार पेन चला जाता है ना। सबसे पहले ये आपका ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है कि चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी आएगी ये वाली महक महक, ये तो साथ में उसने बोला था कि जब से इस बार जनानी सवारी औरत है ये चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है महक 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 रही है। और दूसरा, इस हीरा मन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। तीसरे नंबर पर आपकी ये आनी थी। और उसके बाद अगर बात करें तो तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा है अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। और लास्ट में आपकी पंक्ति आनी थी कि इस हरदम रुपया पैसा रखी, रुपया क्या करेंगे। तो चादर तो लास्ट में दी थी उसने, शॉल जैसी उसको उपहार की थी जाते जाते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि तमस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन की पुष्टि करनी है तमस में, कि तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म कहानी की स्मृतियों पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं कि तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चित्र वास्तविक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक चित्र हैं, ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि पत्नी का जिक्र तो किया ही नहीं गया है ज़्यादा, ठीक है। तो वास्तविक कैसे? अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाना रुकाने का हर संभव प्रयास करते थे, बिल्कुल भी नहीं प्रयास किया था, तभी तो ये हुआ था। तमस प्रथम विश्व युद्ध की समय की कथा है, तो ये भी बिल्कुल आपका गलत है। आपका ऑप्शन ए और बी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। स्त्री आंदोलन से आपको बताना है कि कौन से कथन जो है वो आपके सही हैं। कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1984 में ही नारी मताधिकार की वैधता प्रदान कर दी थी। मैंने आपको पढ़ाया था नहीं, ये आपको याद हो या ना हो, मुझे पूरा याद है, ये मैं बताती हूँ आपको। कैसे याद है मुझे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 में नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की थी। तो यहाँ पर नारी मताधिकार को वैधता प्रदान तो की थी, पर 1918 में की थी, ना कि 1848 में। वो की थी 1918 में। 1918 में ब्रिटेन में की थी, और 1920 में जो थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार 1918 यहाँ पर आप याद रखिएगा, 1918 में ब्रिटेन में। और यहाँ पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका पूछा गया है, तो अमेरिका में शुरू हुई थी 1920 ईस्वी में, ना कि आपका 1848 ईस्वी में। तो ये आपका यहीं पर प्रश्न जो है ये आपका ऑप्शन ए जो है आपकी यहीं पर गलत हो जाती है। दूसरा है कि 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राज्य संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था, बिल्कुल सही है। 1946 में इन्होंने ये काम जो था वो किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही ये काम जो था वो किया गया था, ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद है आपका कि बेटी फ्रेडन कृत एक फेमिनिस्ट अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी। देखो कितने यार, मैंने सब प्रश्न आपको करवाए, हाईलाइट है एक एक चीज़। बेटी फ्रेडन ने लिखी थी ये पुस्तक, इतने इजी कोट आया था, है ना, कि बेटी फ्रेडन कृत द फेमिनिस्ट अमेरिका की, ये बिल्कुल सही है आपका। अब मैं आपको बताऊं, बेटी फ्रेडन ने लिखी थी, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, द फेमिनिस्ट लिखी थी, द सेकंड स्टेज लिखी थी। 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, एक तो ये दी गई है, और दूसरी जो इनकी पुस्तक थी वो थी इनकी द सेकंड स्टेज, द सेकंड स्टेज। ये 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी, बेटी फ्रीडन के द्वारा। और महिलाओं क्यों लिखी थी? महिलाओं की मूल समस्या जो थी वो स्त्रीत्व की धारणा थी, और महिलाओं की इसी दशा को सुधारने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा व आनंद घर में ही प्राप्त हो सके, इसी के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल सही है, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। मैंने इतना हाईलाइट कर करके आपको पेपर से पहले ये सब चीज़ें करवाई थी, ये बिल्कुल सही है आपको, ठीक है। आपका ऑप्शन बी और सी अभी तक सही है। आगे चलते हैं। डी ऑप्शन है कि केट मिलेट की पुस्तक द फीमेन यूनक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। केट मिलेट की जो पुस्तक है ना, वो केट मिलेट ने ये पुस्तक नहीं लिखी थी आपकी। केट मिलेट की जो पुस्तक थी ये नीचे है, जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, ये केट मिलेट की है, ठीक है। ये केट मिलेट की ये पुस्तक है आपकी, है ना।
मैंने आपको एक एक पुस्तक यहाँ पर सर्कल करवाई हुई थी भाई, मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर करवाई हैं। मुझे नहीं पता आपने कैसे कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया है पेपर में, पर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को जो था वो क्लास में हाईलाइट कर करके जो था वो किया था। द फीमेल यूनक जो पुस्तक थी आपकी, ये इनकी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा आपका दिया गया है ना, नीचे आपको दिया गया है कि सुशांत बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो है आपकी केट मिलेट की पुस्तक है, ठीक है। ये इनकी ही पुस्तक है। और ये जो शूला स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी द डायलेक्ट ऑफ सेक्स, ये उनकी पुस्तक थी। फिर मैंने आपको स्त्री विमर्श की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें सर्कल करवाई थी। मैंने द सेकेंड सेक्स सिमोन दी बोआर का है, थिंकिंग अबाउट वुमेन ये मैरी एल्मन का है, द रूम ऑफ बर्न्स ऑन ये वर्जीनिया वुल्फ का है। ये सब हमने जो थी वो पुस्तकें क्लास में सर्कल की थी। अब आपको नहीं याद था या फिर आपने अच्छे से इनको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सब चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट करवाई हुई हैं और बहुत अच्छे, तो आपका ऑप्शन बी और सी जो है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 है चारुचंद्र लेख। हाँ, ये प्रश्न हमारे लिए नया हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, अगली बार के लिए नया नहीं रहेगा। अभी के लिए ये प्रश्न बिल्कुल नया था क्योंकि हमारी पहुंच इस जो प्रश्न था इस तक नहीं थी, आइडिया नहीं था कि इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। तो अगली बार के लिए बिल्कुल हम इसको देखेंगे। चारुचंद्र लेख मैला आंचल अंधेरे बंद कमरे में और झूठा सच की समीक्षा किस किसने की है, किस नाम से, कहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि चारुचंद्र लेख जो है इसकी समीक्षा एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी ने की है, ठीक है। और मैला आंचल की समीक्षा जो है वो आपकी हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमीचंद्र जैन ने। अंधेरे बंद कमरे की बात करें तो दूसरों का नर्क श्रीकांत वर्मा का, और झूठा सच कभी दृष्टि का अभाव कुमार नारायण का। ऑप्शन 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये हमारे लिए नया प्रश्न था और बहुत अच्छा प्रश्न था, हमें कुछ नया सीखने को मिला यहाँ से। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। भारतीय ज्ञानपीठ है, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है और संगीत नाटक सॉरी अकादमी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये बस यहाँ से ले लो, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी वो मार्कविस बेल्जली ने जो थी वो की थी। तो सबसे पहले आपका जो है वो सी आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर आएगा आपका हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, फिर आएगा आपका संगीत नाटक अकादमी और लास्ट में भारतीय ज्ञानपीठ जो है वो उसकी स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77। हाँ, महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं, राहुल सांस्कृत्यायन है, प्रबोध चंद्र बागची हैं और डॉक्टर मोहम्मद शहदुल्ला हैं। चलिए, दोहा कोश है, लेशा मिस्तोक हिंदी काव्य धारा है, बोध गान और दोहा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आपने क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो पेन ले लेती हूँ, है पेन, ठीक है। अच्छा, हमारा प्रश्न नंबर 77 है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 77, इसको लगाते हैं। हरप्रसाद शास्त्री का ये है, कहाँ चला गया प्रश्न, हाँ ठीक है। ये महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ये बोध गान और दोहा जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या लिखा है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की हिंदी काव्य धारा है। प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया है। और लेशा मिसोब, ये जो है आपका शहीदुल्लाह। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 78 पे हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा कथन तथ्य जो है वो सही नहीं है। ध्वनियों से तथ्य है, आपको कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, कि ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीनतम वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। स्वर और व्यंजन के आधार पर ही ध्वनियों का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से निकलती है, बिल्कुल सही है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती है, बिल्कुल सही है। जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लूत कहते हैं, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका 4, आपका ऑप्शन जो है ये 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 79 है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। उसने कहा कहानी किस्मत में ये टिप्पणी किसकी है। ये आपका टिप्पणी जो है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल से ये दी गई है, क्योंकि बाकियों का यहाँ पे इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 80 के निम्न में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है, आपको नहीं बताना है। सुदर्शन, एक टोकरी भर मिट्टी, सब मिट्टी हो गया और वैश्या उपकारक। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका एक टोकरी भर मिट्टी ये माधव सप्रे का है। ठीक है ना, तो ये जो है इनसे संबंधित नहीं है। सुदर्शन, सब मिट्टी हो गया, वैश्य उपकारक। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित है, बाकी एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम जो प्रश्न रहते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बहुत इजी और बहुत अच्छा पेपर था आपका। ठीक है, तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज यहीं पर क्लास को।